हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो का अपन तिलहनी क्रॉप से स्टार्ट कर दी थी। तिलहनी क्रॉप्स में मूंगफली अपन ने पढ़ ली थी और उसके बाद में अपन तिल वाली क्रॉप पढ़ रहे थे। तिल वाली क्रॉप में अपन ने वैज्ञानिक नाम है, कुल है और क्या नाम से महत्व है, उत्पत्ति स्थान है, जलवायु है, इन सभी के बारे में पढ़ने चर्चा कर ली थी। आज की वीडियो में अपन तिल के खाद एवं उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। लिखो इसमें तिल की फसल की बुआई करने के एक माह पूर्व 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। यानी तिल की फसल की जो बुआई करेंगे उसके कितने माह पूर्व? एक माह पूर्व। कितनी टन? 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, व 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। ये हो गया खाद एवं उर्वरक। यानी 8 से 10 टन तो सड़ी हुई गोबर की खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस हमें प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंचाई। वैसे अपन तिल की फसल की जो बुआई करते हैं वो खरीफ की ऋतु में करते हैं, करते नहीं करते? खरीफ की ऋतु में करते हैं। यदि बारिश ना हो उस स्थिति में क्या करना है कि जब तिल में फूल आए उस समय हमें क्या कर देनी चाहिए? एक सिंचाई कर देनी चाहिए। लिखो, तिल की फसल में यदि वर्षा न हो तो एक सिंचाई फूल आते समय कर देनी चाहिए। वैसे तो बारिश में उगाते हैं इसको, अगर बारिश ना हो उस कंडीशन की बात है, हमें एक सिंचाई कब करनी है? जब तिल में फूल आ जाए उस स्थिति में हमें एक सिंचाई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे इसके बाद में निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई यानी जब अपन तिल की फसल की बुआई करेंगे उसके कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। और यदि जहाँ पे निराई गुड़ाई करवाना संभव नहीं हो वहाँ पे एक बेसालिन नाम की दवा आती है। किस नाम की दवा आती है बेटा? बेसालिन नाम की दवा आती है। इसकी 750 ग्राम मात्रा कितने में? 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि सारे खरपतवार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लिखो, फसल की बुआई करने के फसल की बुआई करने के
25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए इसके लिए जहां पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं हो, उस स्थिति में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालिन 750 ग्राम, बेसालिन 750 ग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए, प्रयोग कर देना। यह हो गया अपना निराई गुड़ाई। यानी जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देंगे। और रासायनिक जहाँ पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं हो, उस स्थिति में क्या करेंगे कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालिन नाम की दवा आती है, इसका दूसरा नाम बोलते हैं बेटा फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन इसका दूसरा नाम है बेसालिन का, ध्यान रखना फ्लूक्लोरेलिन। इसकी 750 ग्राम मात्रा लेंगे और कितने लीटर पानी में, 1000 लीटर पानी में घोलेंगे और घोलने के बाद इसका स्प्रे या इसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से कर देंगे। अब पढ़ेंगे बेटा पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण हेडिंग डाल लो, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कीट। क्या पढ़ेंगे, कीट। पहला कीट पढ़ेंगे अपन पत्ती छेदक कीट। एक तो पत्ती छेदक कीट है और दूसरा है लीफ रोलर, कैप्सूल मोलर, लीफ रोलर, लीफ मोलर हो गए, लीफ मोलर, और एक है कैप्सूल मोलर, कैप्सूल मोलर, एक है जैसिड। इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए 25 केजी मिथाइल पैराथियान, मिथाइल पैराथियान 25 केजी मिथाइल पैराथियान 2% का चूर्ण, 2% का चूर्ण, कितने प्रतिशत का चूर्ण, 2% का चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए, बुरकाव कर देना चाहिए। यानी कौन कौन से कीट लगते हैं, पत्ती छेदक कीट है, लीफ मोलर है, कैप्सूल मोलर है और जैसिड है। इन कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग कर रहे हैं, मिथाइल पैराथियान। मिथाइल पैराथियान एक पाउडर आता है और इसी कितनी केजी मात्रा लेनी है, 25 केजी मात्रा लेनी है। और कितने प्रतिशत का चूर्ण लेना है, 2% का चूर्ण लेना है और प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना है, इसका बुरकाव करना है, किसका, मिथाइल पैराथियान का। अब पढ़ेंगे रोग, डाल दो। अब पढ़ेंगे रोग।
रोग लिखो, झुलसा रोग, अंगमारी रोग, झुलसा रोग, अंगमारी रोग, छाछा रोग, जड़ में तना गलन रोग, छाछा आप चूर्णी फफूंद भी लिख सकते हो, चूर्णी फफूंद रोग, जड़ एवं तनागलन रोग, जड़ एवं तनागलन रोग, एक है पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग। इन रोगों की रोकथाम के लिए यानी कौन कौन से रोग हो गए, झुलसा रोग हो गया, अंग्रेजी में इसको ब्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा वो ब्लाइट बोलते हैं, एक अंगमारी हो गया, एक चूर्णी फफूंद हो गया, एक जड़ एवं तनागलन हो गया और एक कौन सा रोग हो गया, पत्ती धब्बा रोग हो गया। इन रोगों की रोकथाम के लिए इन रोगों की रोकथाम के लिए 2 ग्राम मैनकोजेब, इन रोगों की रोकथाम के लिए 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देते हैं, बीजों को उपचारित कर देते हैं। यानी 2 ग्राम मैनकोजेब की दवा आती है, इसको प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं, बीजों को उपचारित करते हैं। आगे वो छाछा रोग के नियंत्रण के लिए, छाछा चूर्णी फफूंद, छाछा रोग के नियंत्रण के लिए छाछा रोग के नियंत्रण के लिए 15 से 20 केजी गंधक, 15 से 20 केजी गंधक के चूर्ण का प्रयोग कर देना चाहिए। ये हो गया रोग, कौन कौन से लगते हैं, झुलसा रोग हो गया, अंगमारी रोग हो गया, चूर्णी फफूंद रोग हो गया, जड़ एवं तनागलन रोग है। इन सभी रोग की रोकथाम के लिए या तो 2 ग्राम मैनकोजेब और छाछा रोग के लिए अलग से क्या करना है, 15 से 20 केजी गंधक के चूर्ण का भी प्रयोग कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा वो कटाई। अब पढ़ेंगे कटाई। लिखो इसमें, जब तिल की फसल पीली पड़ जाए, जब तिल की फसल पीली पड़ जाए तो हंसिए की सहायता से, जब तिल की फसल पीली पड़ जाए तो हंसिए की सहायता से फसल को काटकर, फसल को काटकर छोटे छोटे बंडल बना लेने चाहिए, छोटे छोटे बंडल बना लेने चाहिए। यानी जब तिल की फसल क्या हो जाए, पीली पड़ जाए, उस स्थिति में किसकी सहायता से, हंसिए की सहायता से क्या कर लेना चाहिए, फसल को काटकर और छोटे छोटे क्या बना लेने चाहिए, बंडल बना लेने चाहिए। अब पढ़ेंगे इसके बाद में उपज। क्या पढ़ेंगे बेटा, उपज पढ़ेंगे। उपज है यानी तिल की उन्नत किस्मों की जो औसतन उपज होती है कितनी होती है, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। लिखो,
तिल की औसतन उपज, तिल की औसतन उपज 6 से 8 क्विंटल, कितनी? 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। ये हमारी तिल की जो क्रॉप थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे की जो नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सोयाबीन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सोयाबीन। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्सेल है। और इसकी कुल की बात की जाए तो कुल क्या है इसका? फैबेसी। और उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन। जो सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? चीन है। सोयाबीन की एक इंपॉर्टेंट बताऊं बात कि इसके अंदर, सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है और वो पाई जाती है बेटा 42 से 44% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 42 से 44% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन कितनी? 42 से 44%। देखो इसका वैज्ञानिक नाम लिखो। यदि एग्जैक्ट देखा जाए ना तो 42% पाई जाती है, लेकिन अपनी किताबों में आपको 40 से 44 मिल जाएगा। 40 से 44%। या तो आपके ऑप्शन में कभी आएगा कंपटीशन में तो 40 आए, यानी कभी आएगा आपके 42%। यानी फिर यदि ऐसे ऑप्शन देता है तो 40 से 42 दे सकता है और 40 से 44 भी दे सकता है। इसलिए आपको सभी ऑप्शन ध्यान रखने। एग्जिट देखी जाए तो इसमें 42% पाई जाती है। किसमें? सोयाबीन के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्लाइसिन मैक्स एल। ग्लाइसिन मैक्स एल। इसकी कुल की बात की जाए तो क्या है? ये फैबेसी। और इसकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो चीन का उत्तरी भाग। उत्पत्ति स्थान है इसका चीन का उत्तरी भाग। ये हो गया आपके सोयाबीन के बारे में। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ग्लाइसिन मैक्सेल। कुल की बात करें फैबेसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चीन का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। अब पढ़ेंगे। आप एक बात बताओ, वह कौन सी क्रॉप है जो दलहनी भी और तिलहनी भी है? वो यही क्रॉप है जो एक तो दलहनी के अंदर आती है प्लस तिलहनी के अंदर आती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। यानी वह कौन सी क्रॉप है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है? कौन सी क्रॉप है बेटा? वो सोयाबीन क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? सोयाबीन। ऊपर लिख लो दलहनी प्लस तिलहनी लिख लेना। दलहनी प्लस तिलहनी, वही यही क्रॉप है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है। अब पढ़ेंगे इसका मैप। लिखो इसमें सोयाबीन, सोयाबीन, दलहनी व तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल है। सोयाबीन में, सोयाबीन के बीजों में, सॉरी, सोयाबीन के बीजों में, सोयाबीन के बीजों में 40 से 44% प्रोटीन पाई जाती है। 40 से 44% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 40 से 44%। कितने प्रतिशत? 40 से 44%। तथा 19 से 20% वसा पाई जाती है। 19 से 20% वसा पाई जाती है। वसा को क्या कहते हैं? अपन तेल भी कह सकते हैं।
कि इसमें सोयाबीन में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है, 20% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है बताओ, 20% तेल की मात्रा पाई जाती है। वसा कह दो या तेल कह दो, एक ही बात है। आगे लिखो, रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से, उत्तर लिख देता हूं। रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से गाय का दूध भी बनाया जाता है। विश्लेषण दृष्टि से सोयाबीन के द्वारा गाय के समान दूध तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी क्रॉप है जिससे गाय के समान दूध तैयार किया जाता है। वह कौन सी क्रॉप है बेटा, सोयाबीन क्रॉप से। ध्यान रखना, कौन सी क्रॉप है, सोयाबीन। यानी वह कौन सी क्रॉप है जिसमें गाय के समान दूध तैयार किया जाता है, वो कौन सी क्रॉप है, सोयाबीन है। ध्यान रखना। इसके बाद में राजस्थान में इसकी खेती, यानी इसकी खेती, सोयाबीन की खेती कहाँ कहाँ होती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, आदि जिलों में की जाती है। ये हो गया सोयाबीन का महत्व। यानी सोयाबीन एक तो तिलहनी फसल है और एक तलहनी फसल है, यानी तेल वाली भी है और दाल वाली भी है। और इसके बाद में क्या नाम से, जो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 40 से 44% प्रोटीन पाई जाती है। और जो तेल की मात्रा की बात करें या वसा की मात्रा की बात करें तो कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 19 से 20% पाई जाती है। और रासायनिक विश्लेषण दृष्टि से सोयाबीन से गाय के समान क्या तैयार किया जाता है, दूध तैयार किया जाता है। और क्या नाम से, राजस्थान में इसकी खेती कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है आदि जिलों में की जाती है। अब पढ़ेंगे जलवायु। देखो, सोयाबीन गर्म एवं तर जलवायु की, सोयाबीन गर्म एवं तर जलवायु की फसल है। यानी सोयाबीन कौन सी जलवायु की है, गर्म की भी है और तर जलवायु की फसल है। सोयाबीन के अंकुरण के लिए यानी सोयाबीन का जो अंकुरण होता है उसके लिए 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, तथा वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। यानी सोयाबीन के लिए कौन सी जलवायु चाहिए,
गर्म एवं तरल जलवायु चाहिए और इसके अंकुरण के लिए कितना चाहिए 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और क्या नाम चाहिए वृद्धि के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए क्या रहता है उपयुक्त रहता है। अब पढ़ेंगे क्या नाम से जल मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ेंगे बेटा मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी लिखो इसमें सोयाबीन के लिए जल निकास युक्त सोयाबीन के लिए जल निकास युक्त दोमट व काली कपासी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। यानी सोयाबीन के लिए कौन सी मृदा चाहिए जल निकास युक्त मृदा चाहिए। कैसी मृदा चाहिए दोमट मृदा और काली कपासी मृदा इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए बेटाओ 6.5 से 8.5 के बीच में उसका पीएच मान होना चाहिए। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्म। क्या पढ़ेंगे उन्नत किस्म। इसके उन्नत किस्में जैसे अहिल्या है गौरव है मोनिटा है प्रताप सोयावन है ये सारी किसकी किस्म है सोयाबीन की किस्म है। हेडिंग डाल लो उन्नत किस्में। उन्नत किस्म इसमें लिखो अहिल्या गौरव मोनिटा प्रताप सोयावन प्रताप सोया 45 प्रताप सोया 45 प्रताप सोया 2 अहिल्या हो गया गौरव हो गया मोनिटा हो गया प्रताप सोयावन हो गया प्रताप सोया 2 हो गया। एक हो गई प्रतिष्ठा एक हो गई अहिल्या 3 अहिल्या 4 अहिल्या 3 अहिल्या 4 ये हो गई इसकी उन्नत किस्में काफी। यानी कौन कौन सी किस्में हो गई अहिल्या हो गई गौरव हो गई मोनिटा हो गई प्रताप सोया 1 हो गई प्रताप सोया 45 हो गई प्रताप सोया 2 हो गई प्रतिष्ठा हो गई अहिल्या 3 हो गई अहिल्या 4 ये सभी किसकी किस्में हैं सोयाबीन की किस्में हैं। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे। जो बची हुई जो शेष क्रॉप है वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में अपन ने जो बची कुछ क्रॉप थी किसकी एक तो तिल वाली क्रॉप थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है और सोयाबीन क्रॉप अपन ने स्टार्ट कर दी है। सोयाबीन के बारे में अपन ने सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है ग्लाइसिन मेक्सेल है और उसका जो कुल है वो क्या है फेबेसी है और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चीन का उत्तरी पूर्वी भाग है। मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटीन कितनी चाहिए 40 से 44% में प्रोटीन पाई जाती है और 20% क्या पाई जाती है तेल की मात्रा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सी क्रॉप है जो दलहनी भी होती है प्लस तिलहनी भी होती है। ये चीजें ध्यान रखना है आपको। ये चीजें आपकी आती हैं कंपटीशन में आती है। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बेटा।